ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं। अब देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। समस्या को समझा है, उसके कारण भी देखते हैं कि क्या कारणों की वजह से भारत के अंदर ये क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं। सबसे पहला कारण है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी रही। उन्होंने कुछ क्षेत्रों का विकास किया, बाकी क्षेत्रों को लेने देना था नहीं। भारत का विकास के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, दूसरी ग्रोथ का आइडिया था। उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो भारत सरकार ने बैलेंस ग्रोथ की बात की, प्लानिंग की बात की। उसके अंदर कई प्रोविजन रखे। प्लानिंग शुरू हुई या पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं, 5 ईयर प्लान बनने शुरू हुए। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब वो अबॉलिश कर दिया गया। इसके लिए नीति आयोग आ गया। नीति आयोग ने 3-4 तरीके के प्लान की बात की है, 3 साल के, 7 साल के, इस प्रकार के। तो ये जो प्लानिंग थी इसके अंदर सोचा गया भारत का समग्र विकास होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सभी क्षेत्रों का विकास होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पॉलिटिकली क्या है, भारत के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है। कुछ राज्यों में अलग सरकार बनती है, केंद्र में अलग सरकार बनती है। अब जो केंद्र की सरकार है उसका जरूरी नहीं है कि राज्य की सरकार के साथ सामंजस्य से बैठे। वो अलग पार्टी की रही, कभी किसी पार्टी की रही, कभी किसी पार्टी की रही, और उनमें कई बार सामंजस्य नहीं बन पाया। तो जहाँ पे केंद्र वाली पार्टी की सरकार थी वहां पे थोड़ा ज्यादा विकास हुआ, और जहां पे दूसरी पार्टी थी वो कम विकास हुआ। राजनीतिक कारण रहे, कई जगह एक राजनीतिक स्थिरता रही, कई जगह राजनीतिक स्थिरता नहीं, बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहे, तो वहां पे राजनीति ज्यादा होती रही। उनकी दिलचस्पी जनता को सुधारने की बजाय राजनीति में रही। कई राज्यों में ऐसी स्थिति रही, कई राज्यों में एक पार्टी आई तो उसने विकास किया, दूसरी पार्टी आती है उसने उसके विकास को रद्द कर दिया या उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। तो एक पॉलिटिकल कारण भी रहा। कुछ जगह राजनीतिक जागरूकता ज्यादा थी, जनता ज्यादा जागरूक थी, तो उन्होंने विकास के मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया, कहीं जाति पाति के मुद्दों को ज्यादा महत्व मिला। तो ये एक अलग विषय है। परंतु ऐसा रहा कि भारत के अंदर कुछ जगह पर ज्यादा विकास हो पाया, कुछ भी कम विकास है। उसका कारण ये रहा कि वहाँ पर प्रशासन कैसा रहा, वहाँ पे लोग, प्रशासन में जो लोग थे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वहाँ के कलेक्टर हो, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वो कैसी रही। तो जहाँ पे करप्शन कम रहा, भ्रष्टाचार कम रहा, जहाँ पे राजनेता ज्यादा जागरूक रहे, वहां पे ज्यादा विकास हुआ। और जहाँ पे राजनेता कम जागरूक रहे या राजनीति में लिपटे रहे, वहां पे कम विकास हुआ। कई जगह पे ये भी कारण रहा। और राज्यों के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कई जैसे लोकल एमएलए होता है, कहीं ज्यादा जागरूक होता है, ज्यादा काम अच्छे से कर पाता है, ज्यादा पढ़ने लिखा होता है, ज्यादा समझदार होता है, वो ज्यादा अच्छे से काम करवा पाता है। कई जिलों में कम विकास हो पाता है। तो ये जहाँ पे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन रहेंगे, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा स्टेबल रहेगी, जहाँ पे अच्छे अफसर रहेंगे, वहां पे ज्यादा विकास होगा। ये भी देखा गया। तो कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा लॉ एंड ऑर्डर का। कई जगह जैसे नक्सली एरिया है, वहाँ नक्सलवाद की समस्या रही। कई जगह जम्मू कश्मीर में आपने देखा आतंकवाद की समस्या रही। कई जगह पर कई प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही। कई जगह शांति रही, जहाँ पे शांति का वातावरण रहा, समाज में अपराध कम हुआ, वहां पे विकास ज्यादा हुआ। कहीं पे इस तरह की समस्या रही जो विकास के मुद्दों से भटक गए, वहां पे कम विकास हुआ। कई बार ऐसा भी रहा कि विकास ना होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई और फिर एक सर्कल बन गया। जैसे कि जो नक्सली एरिया है वहां पे विकास कम हुआ, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई। तो बाद में इन्हीं की वजह से विकास भी रुक गया। इस प्रकार एक समस्या ने दूसरी समस्या को जन्म दिया और फिर एक सर्कल बन गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या रही, तो राजनीतिक कारण रहे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही, इस वजह से भी विकास में असमानता आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल एडवांटेज। ये भी एक बहुत मेन मुद्दा है। प्राकृतिक संसाधन, देखिए भारत के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से बंटे हुए। कहीं पे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, खदानें हैं, कहीं पे एग्रीकल्चर का अच्छा है, नदियां कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे फर्टिलिटी ज्यादा है, नदियां बहती है ज्यादा। कई ऐसे है कि जो भ्रष्टस्थल है, जैसे राजस्थान में सूखा ज्यादा पड़ता है, कई जगह बाढ़ ज्यादा आ जाती है। जैसे बिहार में कई बार ये होता है कोसी नदी का पानी बाढ़ की वजह से भी वहां पर समस्या रहती है। तो बिहार में, आसाम में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हो जाता है, जो विकास में बाधा उत्पन्न करता है। उसके विपरीत आप देख सकते हैं राजस्थान में सूखा ज्यादा पड़ता है, कई जगह सूखे की वजह से, कई जगह ज्यादा बारिश की वजह से अतिवृष्टि अनावृष्टि की समस्या रही है। कई जगह जैसे खेती पर भारत निर्भर काफी रहा है, खेती कई जगह अच्छी हो रही है, कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह खेती होने के बाद भी बारिश की वजह से उसका नुकसान हो जाता है। कई जगह प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। कुछ दूरस्थ इलाके हैं, ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है। दिल्ली की अगर तुलना करें तो दिल्ली में आप देखिए भारत के केंद्र में है। मुंबई हो गए, विशाखापट्टनम वगैरह बंदरगाह पे सी रूट अच्छा है, व्यापार अच्छे से हो सकता है,
उसके विपरीत जैसे पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की समस्या रहती है, दुर्गम इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, तो वहाँ पे बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उसकी समस्या आती है। तो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत हद तक निर्धारित करता है विकास को। तो कई प्राकृतिक रूप से पिछड़े हैं, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अगर प्राकृतिक संसाधन है तो भी इस प्रकार की उनका लाभ नहीं लिया जा सकता। कुछ की लोकेशन बढ़िया है, अगर आप वैसे बिजनेस की बात भी करें तो बिजनेस के अंदर भी होता है ना, कुछ दुकान सेंटर में होती है, मेन बाजार में होती है तो अच्छी चलती है, कुछ दूर के इलाके होते हैं वहाँ पे बिजनेस कम रहता है। ठीक वैसे विकास के लिए ज्योग्राफिकल एडवांटेज का भी फर्क है, तो प्राकृतिक संसाधन कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे प्राकृतिक एरिया की कमी है, ये भी एक कारण रहता है। अब जैसलमेर का उदाहरण लें तो ये कटा हुआ है बाकी एरिया से, जयपुर दिल्ली के पास पड़ता है, मेन सेंटर में वहाँ का विकास की संभावनाएं ज्यादा है, जैसलमेर में सूखा ज्यादा है, रेगिस्तानी इलाका ज्यादा है, तो वहाँ पे विकास की संभावना कम है। ये चीजें भी यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। अब एक चीज आपको बता दी, राजनीतिक वहाँ के पॉलिटिशियन कैसे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो भी विकास का फर्क पड़ता है, एक ज्योग्राफिकल होता है। तीसरा एक होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि जहाँ पहले विकास होने लग गया, किसी भी कारण से विकास हुआ, चाहे सरकार ने वहां पे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया, चाहे उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी, जहाँ पे एक बार विकास होने लग जाता है वहां पे विकास होता जाता है, बाकी एरिया पिछड़ते जाते हैं। ये अनबैलेंस ग्रोथ के कारण होता है, जहाँ पे मान लीजिए दिल्ली में एक बार इंडस्ट्रीज बनने लगी तो सारी इंडस्ट्री, जो भी नया व्यापारी वहां पर उद्योग खुलेगा वो दिल्ली जाएगा, जो भी काम करने वाला हो वो काम की तलाश में दिल्ली जाएगा। इसलिए ऐसे जहाँ पे मेन जो सेंटर्स थे, एक बार जहाँ पे विकास होने लग गया वहां पे तेजी से विकास होता गया और बाकी क्षेत्र पिछड़ गए, क्योंकि एक जगह जहाँ पे पहले से इंडस्ट्री लोकलाइजेशन में बनाया जाता है कि वहाँ पे ज्यादा इजी होता है वहाँ पे व्यापार करना, क्योंकि एक जगह जहाँ पे मेन उद्योग बन जाता है, वहाँ पे कोई खदान मिल गई, वहाँ पे उद्योग बन गया, तो बाकी छोटे छोटे उद्योग भी वहीं पे जाएंगे, एनएससी इंडस्ट्रीज जाएंगे, जहाँ पे कार का प्लांट होगा तो छोटे स्पेयर पार्ट का प्लांट के आसपास खुलेगा, वहाँ पे और चीजें खुल जाएंगी, एक कॉलेज खुल जाएगा तो उसके आसपास कुछ और खुल जाएगा, कोई कैंटीन खुल जाएगा, कोई और स्कूल खुल जाएगा। इस प्रकार से जहाँ पे विकास होने लग जाता है बाकी विकास हमको अपनी तरफ खींच लेता है। डेवलपमेंट ब्रिंग्स मोर डेवलपमेंट, मनी ब्रिंग्स मोर मनी, जैसे पैसे पैसे को खींचता है वैसे विकास भी विकास को खींचता है। तो एक जगह विकास होने लग गया, मुंबई में विकास होने लग गया, फिल्में बनने लगी तो सारे जो एक्टर है एक्ट्रेसेस हैं वो मुंबई जाएंगे फिल्म बनाने के लिए। जल्दी से कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे भी फिल्म इंडस्ट्री शुरू कर लोगे, कहीं पे भी कोई उद्योग शुरू कर लोगे, जहाँ पे उद्योग पहले स्टार्ट हो गए वहीं पे ज्यादा विकास होने लग गया, दिल्ली में, मुंबई में, बॉम्बे वगैरह में सबसे ज्यादा विकास होने लगा। ये कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चौथी चीज होती है कि इंसेंटिव्स वगैरह किस प्रकार के मिले किसी को, व्यापारियों की स्थिति क्या रही, कई जगह उद्यमी पैदा हुए, कई जगह लोगों में एजुकेशन लेवल अलग था, वहाँ पे व्यापारी अच्छे थे, व्यापार का अच्छा माहौल था, बिजनेस का अच्छा क्लाइमेट था, तो वहाँ पे विकास होने लग जाता है। अब ब्रिटिशर्स का ये प्रभाव पड़ा कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी कि पहले हमारे देश, पूरे देश में अलग अलग छोटे छोटे उद्योग पनपते थे, हैंडीक्राफ्ट के छोटे उद्योग पनपा करते थे पूरे भारत भर में। लेकिन जब बड़े उद्योग आने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, तो छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए। जहाँ पे बड़े व्यापार स्टैब्लिश हुए ब्रिटिशर्स की वजह से या फिर भारत की आजादी के बाद भी, वहाँ पे विकास होने लगा और कुछ क्षेत्र जो इन छोटे उद्योगों पे ज्यादा निर्भर थे, हैंडीक्राफ्ट पे बुनकर थे, वो एरियाज पिछड़ गए, क्योंकि वो छोटे उद्योगों का, हैंडीक्राफ्ट का, छोटे उद्योगों का खत्म हो गया। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, तलवारें बनती थी पहले कई जगह, छोटे इलाके में तलवारें बनना करती थी, लेकिन जब गन्स वगैरह बनने लगी तो उनका नुकसान हो गया, बुनकरों का नुकसान हो गया। इस प्रकार जो छोटे उद्योग पूरे भारत भर में फैले थे, जो समानता की तरफ ले जाते थे, सबका विकास होता था, बैलेंस था, वो बैलेंस खत्म हो गया, क्योंकि अब बड़े उद्योगों की तरफ जाने लगे तो कुछ जगह पर कंसंट्रेटेड होने लगे एक्टिविटीज, इस वजह से भी असमानता आने लगी। एक कारण रहा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में आपने सबने सुना होगा। हरित क्रांति ने भी भारत के अंदर क्या है, असमानता लेके, हरित क्रांति का भारत के विकास में बहुत योगदान है। पहले हमारी खेती बहुत पिछड़ी हुई थी और हमको एक ऐसी स्थिति हुई थी कि अनाज मंगाना भी पड़ गया था बाहर से, लेकिन आज हम बहुत ज्यादा अनाज पैदा करते हैं, विदेशों में भी बेचते हैं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, खाद्यान्न के कारण हम बहुत उन्नति कर रहे हैं। परंतु ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, इसने भी असमानताएं पैदा की, क्योंकि ये जो हरित क्रांति थी निर्भर किस पे करती थी, ये करती थी महंगे फार्म इक्विपमेंट्स पे, नए तरह के वैरायटी के सीड्स पे, हाई यील्ड वैरायटी के लिए नए बीजों की जरूरत थी, अच्छे ट्रैक्टर्स वगैरह की जरूरत थी और फर्टाइल लैंड की जरूरत थी। तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, इन जगह पर ये हरित क्रांति ज्यादा सफल रही, अमीर जो किसान थे वो ज्यादा इसका लाभ उठा पाए और फिर और ज्यादा विकास होने लगा। और कुछ फसलें जैसे कि वीट की,
तो हरित क्रांति ने भी विषमताएं पैदा की। कुछ क्षेत्र ज्यादा हरित क्रांति का लाभ उठा पाए, वहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी ज्यादा हो गया। कुछ क्षेत्र इसका फायदा नहीं उठा गया, कुछ फसलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कुछ फसलों की तरफ ध्यान ज्यादा चला गया, जैसे गेहूं की फसल होगी, चावल की फसल होगी, कुछ फसलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो जो एरिया जहाँ पर वो फसलें होती थी वो पिछड़ गई। तो हरित क्रांति को भी आप कह सकते हैं कि भारत में असमानता का एक कारण रहा। तो ये मैंने आपको कुछ कारण बताया हरित क्रांति, उसमें एक है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे भारत की वित्तीय संस्थाएं हो। देखिए कोई भी जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है तो वो ये देखते हैं कितनी इसमें सफलता की गुंजाइश है। तो पिछड़े इलाकों में फाइनेंस की समस्या रही, पिछड़े इलाकों में सरकार ने प्रयास किया, इंसेंटिव भी दिए, डिस्काउंट रेट थे, कम इंटरेस्ट रेट पे भी उद्योगपतियों को इंसेंटिव दिए कि वहाँ पे वो इंडस्ट्री लगाए, लेकिन फिर भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो भी ये देखते थे कि रिकवरी नहीं हो पाएगी। चाहे भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वो भी ज्यादा लोन देने को वहीं तैयार होते थे जहाँ पे लाभ की संभावना है, डेवलपमेंट की संभावना है। तो ये भी एक कारण रहा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ज्यादा झुकाव जो रहा, भले सरकार कुछ भी कहे या किसी भी तरीके से पॉलिसी अपनाएगी रीजनल डेवलपमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है या जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में उद्योग करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, सब उन्हीं क्षेत्रों की तरफ जब भागे जहाँ पे पहले से विकास हो रहा था। तो ये भी एक कारण है। अब एक और अंतिम कारण की बात करते हैं, वो है सोशल डेवलपमेंट। देखिए आर्थिक विकास के लिए भी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से चेतना की आवश्यकता है। कुछ इलाकों में शिक्षा का स्तर अच्छा था, वहाँ पे जेंडर गैप कम था। जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर कुरीतियाँ हैं, पिछड़ापन है, उनकी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, वहाँ पे विकास नहीं हो पाया। जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम था, विकास नहीं हो पाया। कुछ ऐसे थे जो शिक्षित क्षेत्र थे जहाँ पे सामाजिक विकास था, जहाँ पे कुरीतियाँ कम थी, उनका ध्यान विकास की तरफ ज्यादा गया। तो सामाजिक जो कारण है वो भी भारत में असमानता के पीछे रहे। कुछ क्षेत्र पिछड़े विचारधारा के थे तो पिछड़े रह गए, कुछ में नवीन विचारधारा आई, मॉडर्न विचारधारा आई, एजुकेशन की तरफ, महिलाओं की तरफ, समानता की तरफ। तो जो जहाँ पे समानता की विचारधारा है, पढ़ाई की विचारधारा है, वहाँ पे विकास तेजी से होने लगा। तो ये कुछ कारण है। कुछ क्षेत्रों में चेतना ज्यादा थी, लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे, विकास ज्यादा हुआ। कुछ क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा प्रभावित हुए, वहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे व्यापारी ज्यादा थे, व्यापारी की उद्यमी की एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज ज्यादा थी, वहाँ पे विकास ज्यादा होने लगा। तो ये कारण रहे भारत में असमान विकास का। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे इस समस्या का समाधान किया